यूपीपीसीएस और आरआरओ के एग्जाम 2024 में है और इस स्थिति में आपको रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है। लेकिन रिवीजन में यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि परीक्षा में यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे जाने हैं। इसी को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री की केमिस्ट्री क्लासेस, और इसके माध्यम से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडिया हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक इसमें आपको बहुत पूछे जा रहे हैं। इसी को लेकर के हम यहाँ पर हर वीक जो है भारत के इतिहास के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर और इसके साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास, यहाँ पे 3 वीडियो हर सप्ताह आपको मिलेंगे और इसमें हम पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। मेरे साथ आप जुड़ करके यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाने वाले हैं स्ट्रेटेजी इस तरीके से कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल मैप भी यूज करेंगे, जानकारी को यहाँ पर हम टू द पॉइंट रखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर इसको आपको परीक्षा उपयोगी किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे। तो आप इस सीरीज को यहाँ पर रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं रेगुलर रूप से और यहाँ पर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट ईयर 2024 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को यहाँ पर जरूर फॉलो करना है। आज का हमारे यहाँ पर देखा जाए, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा भारतीय मूर्तिकला, जो कि एक और टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार यहाँ पर पूछा गया है यूपीपीएससी, आरओआरओ और अदर यूपी स्टेट के एग्जाम में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखा जाए जो मूर्तिकला होती है, होती क्या है। मूर्तिकला के माध्यम से यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने का एक तरीका है, जो कि यहाँ पर कोई आध्यात्मिकता हो सकती है, कोई यहाँ पर कला हो सकती है, किसी की पौराणिक कथाएं हो सकती हैं, कोई सामाजिक स्थितियां हो सकती हैं या अन्य यहाँ पे जानकारी भी हो सकती है। देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग देशों में मूर्तिकला अलग अलग तरीके के माध्यम से दर्शाने का ही एक तरीका रहा है। आइए यहाँ पे समझते हैं। हम गांधार कला, अमरावती, मथुरा कला शैलियों के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा कालीन जो है मूर्तिकला से लेकर वर्तमान की मूर्तिकला तक इसका किस तरीके से क्रमिक विकास भी हुआ है। सबसे पहले जो घटनाक्रम यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय मूर्तिकला में प्राचीन काल से लेकर अगर हम स्थितियों का आकलन करें, सबसे पहले अगर वैश्विक तौर पर एक नजर यहाँ पर डालने का प्रयास करें तो भारत देखा जाए तो एक प्रतिष्ठित स्थान मूर्तिकला में रखता है। जैसे कि हम अगर यवन लोगों की बात करें तो यवन लोग जो होते थे, जो मूर्तियां बनाते थे, उसमें विशेषता होती थी मानव शरीर की सुंदरता। वहीं मिस्र की अगर हम बात करें तो मिस्र के लोग जो बनाया करते थे वो पिरामिड बनाते थे और पिरामिड जो होती थी वो भव्यता का यहाँ पर प्रतीक होती थी। हम चीनी साहित्य की बात करें, चीनी लोगों की बात करें तो उनके द्वारा प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने के लिए यहाँ पर मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारतीय मूर्तियों की अगर आप बात करें तो ये हमेशा अध्यात्म के यहाँ पर दर्शाने का तरीका भारतीय मूर्तिकला बनता है। और इसी के लिए देखा जाए तो भारत में जो यहाँ पे अध्यात्म है, लोगों के उच्च आदर्श और मान्यताएं भी यहाँ पर आपको इसमें निहित दिखाई देती हैं। पाषाण काल से लेकर मनुष्य ने अपने पाषाण उपकरणों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके, काट छांट करके इन मूर्तियों को यहाँ पर आकार देना शुरू किया और वर्तमान समय से हड़प्पा से होते हुए वर्तमान की स्थिति तक यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्रमिक सुधार देखने को मिलता है और इसी को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि हड़प्पा कालीन जो मूर्तियां रही हैं वो किस तरीके की आपको दिखाई देती हैं, क्या उनकी यहाँ पर आपको विशेषता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो हड़प्पा काल की जो मूर्तियां हैं, हड़प्पा पूरी सभ्यता के बारे में हम इतिहास में पढ़ते आते हैं और ये आप एक मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एरिया पूरा आपको हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको पाकिस्तान का एरिया इसमें आपको शामिल है, भारत का भी एरिया यहाँ पर आपको इसमें शामिल है जो काफी विस्तार है, अफगानिस्तान के एरिया कुछ इसमें आते हैं, तो काफी फैला हुआ आपको एक विस्तार पूर्वक इसमें दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति और धातु मूर्ति, तीनों तरीके की मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको मिट्टी से बनी हुई, पत्थरों से बनी हुई और साथ ही साथ यहाँ पर धातु की बनी हुई 3 तरीके की मूर्तियां मिलती हैं। सबसे पहला फैक्ट, इसे ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। मिट्टी की मूर्तियों की विशेषता क्या थी कि ये लाल मिट्टी और क्वार्टर्स नामक यहाँ पे प्रस्तर के चूर्ण से बनाई गई यहाँ पे कांचली मिट्टी से बनाई जाती थी, जो कि यहाँ पर मिट्टी के कह सकते हैं मूर्तियों की विशेषता थी। जबकि अगर हम धातु मूर्तियों की बात करें जो हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलती हैं, वो कैसी हैं, यहाँ पर आपको इसमें तांबा और कांसा का प्रयोग मुख्यतः आपको धातु की मूर्तियों में दिखाई देता है। हड़प्पा कालीन मूर्तियों की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई आपको मोहनजोदड़ो की योगी मूर्ति जो है, अधकुले नेत्र, नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई दृष्टि, छोटा सा मस्तक,
संवरी हुई दाढ़ी इसकी कलात्मकता का यहाँ पर आपको प्रमाण है। तो पत्थर के भी हैं, सेलखड़ी पत्थर की बनी है, तांबे और कांसे की धातु मूर्तियां, और मिट्टी यहाँ पर देखा जाए तो आपको लाल और क्वार्टज की बनी हुई मूर्तियां हैं। तो विशेषता हो गई। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो से एक आपको नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है जो कि कांसे की बनी हुई थी, और मूर्तिकला का यह सबसे बेजोड़ अब तक का यहाँ पर उदाहरण है। इसी तरीके से हड़प्पा कालीन जो आपको दायमाबाद जो महाराष्ट्र में बेसिकली यहाँ पर आपको है, वहां पे बैलगाड़ी को चलाते हुए गाड़ीवान की मूर्ति भी मूर्तिकला का एक उदाहरण है। और हड़प्पा काल में मुख्यतः सीटियां, झुनझुने, खिलौने, वृषभ आदि यहाँ पर आपको बने हुए दिखाई देते हैं। कुछ मूर्तियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इसमें आपको ये मूर्तियां जो हैं बनी हुई हैं। आपको मूर्ति यहाँ पे आप ये वाली जो मूर्ति आप इसमें देखते हैं अधिकुले नेत्र, यहाँ पर एक स्थिति, यहाँ पर आप सेलखड़ी पत्थर की एक योगी की मूर्ति के तौर पर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्तकी इत्यादि की मूर्ति। ये मूर्तियां बेसिकली आपको हड़प्पा कालीन है। लेकिन इसके बाद स्थितियां यहीं नहीं रुकती हैं। इसके बाद आता है मौर्यकालीन इतिहास, और मौर्यकालीन इतिहास में मूर्तियों की स्थितियों में बदलाव आता है, और इस बदलाव को हम अलग अलग स्तरों पर इसकी कलात्मकता के तौर पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें मौर्यकालीन इतिहास में, तो यहाँ पर जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो चमकदार पॉलिश की होती थी। कैसी है? चमकदार पॉलिश बनाई होती थी इन पर। मूर्तियों की भावाभिव्यक्ति, एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ और उनके कलात्मक शिखर मौर्यकालीन मूर्तियों की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, कैसा है यहाँ पे? अर्थात कि यहाँ पे जो मूर्तियां होती थी उनमें भाव झलकते थे। ठीक है, दुखी हैं, खुश हैं, अध्यात्म में हैं, या किस तरीके के भाव हैं उनके चेहरे पे दिखाई देता था। एकाश्म पत्थर जो कि सिर्फ एक ही पत्थर को लेकर के वहां पर काट छांट करके वहां पे मूर्तियों को गढ़ा जाता था। तो और साथ ही साथ मूर्तियों पे फिर पॉलिश की जाती है जिससे वो चमकदार यहाँ पर आपको बन जाती थी। इसके साथ साथ मौर्यकालीन जो मूर्तियां यहाँ पर उपलब्ध उनमें पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां हैं। किससे बनी हुई हैं? पत्थर और मिट्टी दोनों तरीके की मूर्ति हैं, किंतु धातु की कोई मूर्ति यहाँ पर आपको मौर्य काल में नहीं मिलती है। जबकि मौर्य का हमने देखा था हड़प्पा में यहाँ पर धातुकालीन, यहाँ पे धातु से बनी हुई मूर्तियां भी आपको मिलती हैं। मौर्यकाल मूर्तियों के निर्माण में चिपकवा विधि जो विधि यूज की जाती थी, ये भी ध्यान रखिए। कौन सी विधि? चिपकवा विधि, जो कि अंगुलियों या चुटकियों के इस्तेमाल करके या सांचे में ढाल कर किया जाता था। तो मूर्तियों के निर्माण की जो कला विधि थी उसको हम चिपकवा विधि कहते हैं, जिसमें आपको उंगलियां और चुटकियों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज यहाँ पे देखिए, मौर्यकालीन जो मृण मूर्तियां हैं उनका मूल रूप से जो विषय होता था वो होते थे पशु, पक्षी, खिलौना और मानव। इन तीनों की मूर्तियां आपको इसमें देखने को मिलती हैं। या तो पशु पक्षी होते थे, या तो खिलौने, या तो मानव। ये मृण मूर्तियां गैर धार्मिक उद्देश्य वाली होती थी, अर्थात धार्मिकता यहाँ पर थोड़ा सा नदारत थी। यहाँ पे धार्मिकता को बहुत ज्यादा मूर्तियों के माध्यम से बढ़ावा नहीं मिल रहा था। और प्रस्तर की जो मूर्तियां थी उसमें इसको देखा जाए तो ये शासकों के द्वारा बनवाई गई थी, और किसी देवता को अभी प्रस्तर मूर्ति में नहीं ढाला गया था, जो कि यहाँ पर आपको यानी उद्देश्य जो था वो सेक्युलर था। यहाँ पर धार्मिकता को भी यहाँ पर आपको बढ़ावा होते हुए नहीं देखा जा रहा था। इसके बाद हड़प्पा कालीन के बाद मौर्यकालीन के बाद अगला यहाँ पर देखा जाए तो मौर्यकाल में यहाँ पर एक स्थिति आपको और दिखाई देती है। जो पत्थरों के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो इनका कद काठी था, जो इनकी स्थिति थी, वो भी यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पर इनकी विशेषता को दर्शाती है। जैसे कि मौर्यकाल में जो प्रस्तर की मूर्ति का निर्माण जो था वो चुनार के बलुआ पत्थर और पारखम जगह से प्राप्त चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल करके होता था। तो पत्थर कैसे होते थे? बलुआ पत्थर या फिर चित्तीदार लाल पत्थर होते थे। इसके अलावा मौर्यकालीन जो मूर्तियां थी वो अनेक स्थानों पर भी यहाँ पर जैसे मिलती हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया, कौशाम्बी, अहिछत्र और सारनाथ। अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो मौर्यकालीन मूर्तियां आपको मिलती हैं, क्योंकि मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा था। इसके अलावा जो मूर्तियां होती थी उसमें कला, सौंदर्य, चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के कालखंड की मूर्तिकारी को सबसे अच्छी यहां पर माना जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो मूर्ति स्थिति आपको विकसित होती है वो अशोक के काल में। इसके अलावा पारखम से प्राप्त 7.5 फीट ऊंची पुरुष मूर्ति दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना, दीदारगंज पटना से यहाँ पे दक्षिणी मूर्ति मौर्य कला के विशिष्ट यहाँ पर आपको उदाहरण भी मिलते हैं। अर्थात यूपी के साथ साथ बिहार से भी यहाँ पर स्थितियां अर्थात मूर्तियां प्राप्त हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाए तो मौर्य काल में आपको सारनाथ का स्तंभ मिलता है। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर अगर आपको पता है तो वहां पर 4 सिंहों की एक आकृतियां हैं, और इसके नीचे यहाँ पे चित्रवल्लरी अशोक कालीन मूर्ति कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसे वर्तमान समय में हम देखें तो एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी हम प्रयोग कर रहे हैं।
कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्यकालीन मूर्तिकला पर ईरान और यूनान की कला का भी आपको प्रभाव दिखाई देता है। तो ये हो गया आपको मौर्यकालीन स्थितियां। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सुंग और कुषाणकालीन मूर्तियों की विशेषता को भी चलते चलते देख लेते हैं। इसमें देखा जाए तो प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर इस दौर में जो मूर्तियां रही, प्रतिमाएं रही, उनका प्रादुर्भाव हुआ और मूल रूप से देखा जाए तो इन्हें हम नवीन मूर्तिकला शैली को हम इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्रतीकात्मकता इस काल में मूर्तिकला में थी वो सबसे ज्यादा प्रधान रूप से इसमें देखी गई। और इस दौर में देखा जाए तो गांधार शैली और मथुरा शैली का यहाँ पर आपको विकास होता है। तो आइए समझते हैं कि ये गांधार शैली और मथुरा शैली और साथ साथ दक्षिण में विकसित हुई अमरावती शैली एक दूसरे से यहाँ पर अलग अलग कैसे थी। देखिए यहाँ पे ये मूर्तियां हैं जो कि बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके चेहरे, उनके भाव, उनके शारीरिक संरचना, उनमें किस तरीके से कितनी स्पष्टता है और क्या यहाँ पे दर्शाना चाहती हैं। मूर्तियों को देख करके वहां पे समझ सकते हैं कि मूल रूप से क्या अभिव्यक्ति है, किस तरीके की घटना यहाँ पर वो मूर्तियों में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये तीनों ही स्थितियां हैं, एक एक करके यहाँ पर अलग अलग आधारों पर इनका यहाँ पे तुलना करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये आधार हैं, किन आधारों पे हम तुलना करने जा रहे हैं। ये गांधार शैली से रिलेटेड आपको टॉपिक है, ये मथुरा शैली के यहाँ पे उदाहरण है, ये अमरावती शैली है और दोनों का एक तरीके से अंतर देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है कालखंड। तो देखा जाए जो गांधार शैली है मौर्योत्तर काल में यहाँ पर विकसित होती है, वहीं मथुरा शैली भी देखा जाए तो मौर्योत्तर कालीन में विकसित हुई, जबकि यहाँ पर अमरावती शैली भी तीनों ही यहाँ पे देखा जाए तो मौर्योत्तर कालीन है। उसके बाद संरक्षण की बात करें, किसने यहाँ पर किस शैली को संरक्षण प्रदान किया है, तो गांधार शैली को संरक्षण मिला कुषाण शासकों को। ठीक है, कुषाण शासकों के द्वारा गांधार शैली को यहाँ पर संरक्षण दिया गया। उसी तरीके से कुषाण शासकों ने यहाँ पे मथुरा शैली को भी आपको संरक्षण दिया था। लेकिन अगर हम बात करें अमरावती शैली के बारे में, तो अमरावती शैली दक्षिण में यहाँ पर विकसित हुई और इसे सातवाहन राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तीसरा यहाँ पे आधार है प्रभाव विस्तार, कहां से कहां तक। ठीक है, तो गांधार शैली का अगर हम प्रभाव विस्तार देखें तो उत्तर पश्चिम आधुनिक गांधार क्षेत्र के सीमांत एरिया तक आपको यह विकसित आपको दिखता है। इसके प्रभाव, इससे बनी मूर्तियों की स्थिति आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम मथुरा शैली की बात करते हैं तो यह मथुरा, सोंख, कंकाली, टीला और उसके आसपास के एरिया में डेवलप हुई। जबकि अगर हम बात करें अमरावती शैली कहां विकसित हुई है, तो ये कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती, नागार्जुन कुंडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित होती है। इसके बाद बाह्य प्रभाव कैसा दिखाई देता है गांधार, अमरावती और मथुरा शैली में। बाह्य प्रभाव क्या पड़ा है, तो देखिए गांधार शैली मूल रूप से यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का व्यापक प्रभाव, अर्थात मूल रूप से देखा जाए तो यूनानी कला शैली का प्रभाव आपको गांधार शैली में देखने को मिल सकता है। वहीं मथुरा कला शैली एक ऐसी शैली है जो कि स्वदेशी प्रभाव लिए हुए है और इसमें बाह्य प्रभाव से ये नदारत दिखाई देती है। जबकि अमरावती शैली की अगर हम बात करें तो ये शैली भी पूरी तरीके से आपको स्वदेशी रूप से विकसित होती हुई दिखती है। इसके बाद धार्मिक संबद्धता क्या किसी यहां पर कला शैली में दिखाई देती है, तो सबसे पहले गांधार शैली को देखते हैं। इसमें देखिए तो ग्रीको रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला दिखाई देती है, अर्थात इस पर प्रभाव आपको मिलता है, धार्मिक प्रभाव आपको ग्रीको रोमन बौद्ध धर्म का यहां पर आपको मिलता है। दूसरी तरफ यहां पे देखें तो इसमें तीन धर्म यानी हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का प्रभाव मथुरा कला शैली में आपको दिखाई देता है, जबकि अमरावती कला शैली में मुख्य रूप से आपको बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। तो तीनों में अंतर है, यूनानी बौद्ध है, यहाँ पे बौद्ध, हिंदू, जैन है और यहाँ पे आपको सिर्फ बौद्ध है। इसके बाद कैसी सामग्री का प्रयोग करके बनाया गया इन कला शैलियों को। गांधार कला शैली की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और उसके कुछ समय के बाद अगर हम देखें तो इसमें मिट्टी, प्लास्टर का उपयोग भी यहाँ पर इसमें किया गया है। जबकि अगर हम मथुरा कला शैली को अगर यहाँ पर देखें तो मथुरा कला शैली मूल रूप से आपको चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाया गया। जबकि अमरावती शैली को अगर आप देखें तो अमरावती शैली यहाँ पे सफेद संगमरमर का प्रयोग करके यहाँ पर इसे बनाया गया है। और लास्ट यहाँ पे देखा जाए बुद्ध की मूर्ति की जो विशेषता, क्योंकि तीनों ही कह सकते हैं कि शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, तो क्या तीनों में अंतर है या एक जैसी हैं। गांधार शैली में अगर हम जो बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं तो यहाँ पर लहराते घुंघराले बाल हैं, आध्यात्मिकता, योगी मुद्रा,
मूल रूप से आपको बुद्ध दिखाई देते हैं। आभूषण रहित हैं, जटा युक्त हैं, आधी बंद और आधी खुली आंखें यहाँ पर आपको गांधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा दिखती है। मथुरा शैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रसन्न चित्त चेहरा है, तंग कपड़े हैं, हिष्ट पुष्ट शरीर है, बाल मुंडित सर है, पद्मासन मुद्रा और सिर के पीछे प्रभा मंडल, ये विशेषता आपको मथुरा शैली में देखने को मिलती है बुद्ध की प्रतिमाओं में। और वहीं अगर हम बुद्ध की प्रतिमा को अमरावती शैली में बनी हुई देखें तो यहाँ पर मूर्तियां सामान्यतः बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और उनकी कहानियों को यहाँ पर दर्शाती हुई दिखती हैं। तो इस तरीके से मूर्ति कला को हमने यहाँ पर देखा, समझा, पढ़ा और उनके अंतर को भी जाना, उनकी विशेषताओं को परिचित हुए और मूर्ति कला के एक भाग को पढ़ा। अभी इसमें कुछ और टॉपिक भी आएंगे तो उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, छोटे छोटे वीडियो रिवीजन को यहाँ पर लेकर चलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।